वॉइस मेरी क्लियर आ रही है आप लोगों को? एनी प्रॉब्लम? कौन कौन लाइव जुड़ चुका है? वॉइस मेरी क्लियर आ रही है आप लोगों को? हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एंड वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल प्रबल बायोलॉजी। जैसा कि कल के दिन में आप लोगों को हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया था, नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिला था कि कल का लेक्चर हम लोगों का इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 5 अक्टूबर से आपका जो बैच स्टार्ट होगा वो मेडिकल बायोलॉजी अचीवर बैच स्टार्ट होगा। तो उसी का आज जो है फर्स्ट लेक्चर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन और आप लोगों को दे दें कि जो 12th पास आउट स्टूडेंट हैं, जिन्होंने इस बार 12th पास आउट किया है, जो इस बार पहली बार नीट 2021 में अपेयर होंगे, या ऐसे स्टूडेंट जिनका अभी बेसिक्स अच्छे से क्लियर नहीं है, वो जो है हमारा बायोलॉजी विजन बैच जो है उसको ज्वाइन करेंगे। उसमें बेसिक्स के साथ साथ में कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से बताया जाएगा, टॉपिक को एनालाइज कराया जाएगा, साथ साथ में आपका जो है मेन एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा उसी बेसिस पे वीकली टेस्ट और उसके साथ साथ में 15 डेज टेस्ट आपके लिए जाएंगे। ठीक है, जो वीकली टेस्ट होगा वो टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, और जो 15 डेज पे टेस्ट होता है वो टेस्ट आपका होता है जो है फुल टॉपिक या फुल सिलेबस टेस्ट होता है, और एज सच बिल्कुल फॉलो होता है जैसे आपका मेन नीट एग्जाम होता है, बिल्कुल उसी तरीके से। ठीक है, तो जो इस 4 बजे से जो बैच होता है 4 to 5:30 PM इवनिंग में, मंडे टू सैटरडे, ये स्पेशली जो है अचीवर बैच है ऐसे स्टूडेंट के लिए जिनका स्कोर अच्छा रहा है, या कुछ जो है सिली मिस्टेक उनसे हुई है, या थोड़ा बहुत जो है उनको किसी टॉपिक पे कन्फ्यूजन रह गया है, जिसके कारण से नीट 2020 के एग्जाम उन्होंने दिया बट थोड़े नंबर से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो इस बैच में कंसेप्चुअल लेक्चर के साथ साथ में सारे टॉपिक को एनालाइज अच्छी तरीके से कराया जाएगा। उसके साथ साथ में आपको जो है उस चीज़ों पे फोकस कराया जाता है जो छोटी छोटी आपसे गलतियां मेन एग्जाम में होती है, जो आपने छोटा जो है सिली मिस्टेक किया होता है किसी टॉपिक पे, या जो है किस तरीके से आप मेन एग्जाम की प्रैक्टिस करेंगे हमारे टेस्ट के जरिए। जो वीकली टेस्ट आपका भी होगा वैसे ही 15 डेज पे आपका भी टेस्ट होगा। ठीक है, और उसी तरीके से सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से एनालाइज कराया जाएगा। छोटी छोटी जो आपकी गलत फहमी हैं, जो गलतियां हैं, जो कन्फ्यूजन होती हैं, जो प्रॉब्लम एग्जाम टाइम पे आपको क्रिएट होती हैं, उन सबको अच्छी तरीके से क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तरीके से रहेगा, सारी चीज़ों को जो है आपको अच्छी तरीके से हर टॉपिक को एनालाइज कराया जाएगा। ठीक है, सब जो है बिल्कुल बेहतर तरीके से होगा। ठीक है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप लेक्चर को कंटिन्यू करें। अगर आप जो है इस बार 20 का एग्जाम दे चुके हैं और 2021 में दोबारा एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो आप जो है इवनिंग वाला बैच जो अचीवर बैच है इसको ज्वाइन करें। लेकिन ऐसे बच्चे जो 12th पास आउट हैं, जो पहली बार नीट 2021 का एग्जाम देंगे, वो जो है हमारा बायोलॉजी विजन बैच ज्वाइन करें। उसमें बेसिक्स के साथ साथ में कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें वैसे ही होंगी, बट बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा बायोलॉजी विजन बैच में। ठीक है, और जो है 12th पास आउट कर चुके हैं 1-2 साल पहले, या 1-2 साल से नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को जो है बेसिक्स कुछ हद तक क्लियर है। लेकिन जो सिली मिस्टेक होते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो, चाहे टॉपिक वाइज जो है किसी भी एक दूसरे टॉपिक को कोरिलेट करके क्वेश्चन हो, चाहे मैचिंग वाला क्वेश्चन हो, तो आपने अगर प्रिपरेशन अपनी अच्छी तरीके से की है और आपका टॉपिक पे कॉन्सेप्ट है, आपको ये फील हो रहा है कि मेरा परफेक्शन है, टॉपिक पे कमांड है, फिर भी स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है, तो उन सारी चीज़ों को जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा उसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। टॉपिक को तो जो है कंसेप्चुअल टॉपिक को डिस्कस करेंगे ही, समझेंगे भी, उसके साथ साथ में हम अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाएंगे। ठीक है, कि जो कमियां आप जो है फील करते हैं कि ऐसे अगर होता, या जो आपने एग्जाम दिया होगा तो खुद फील किया होगा कि जो है जो सिली मिस्टेक हुआ कि या जो गलतियां रह गई, तो कुल मिला के अंडरस्टैंडिंग आपको अपनी बढ़ानी है, टॉपिक पे आपको कमांड जो है करना है, और साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरीके से बिल्डअप करना है। ठीक है, तो भाई सैलेन जी जो है आ गए हैं, हेलो बेटा, और रितिका भी आ गए हैं, गुड इवनिंग। शालिनी पांडे वंश अगेन गुड इवनिंग बेटा। काशिफा गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, तो जो है वॉइस मेरी आप लोगों को आ रही होगी। अभी थोड़ी देर पहले
हम लाइव आए थे, बट कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था जिसके कारण से क्लासेस नहीं कंटिन्यू हो पाई थी। बट जो है अब हम लोग लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो हमसे शेयर करें, कि अगर वॉइस ना आ रही हो आपको या जो है बफरिंग कर रहा हो तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है टॉपिक को डिस्कस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे सबको नोटिफिकेशन मिल चुका है जिनको जो है अभी थोड़ा लेट में लेक्चर स्टार्ट हो रहा है ड्यू टू टेक्निकल इशू, तो वो जो है लाइव हो जाएं सब लोग और हम लोग टॉपिक को फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, जैसे कल ही हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में इस चीज को डिस्कस किया था कि ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट से टोटल अबाउट 14 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके नीट 2020 में। चैप्टर वाइज कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन थे कल ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। उसके साथ साथ में कि अब कुछ लोग जो है ऐसा भी लग सकता है कि एक दो क्वेश्चन, कुछ बच्चे ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझसे एक बच्चा कह भी रहा था कि 12 क्वेश्चन ही जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी से जो है आए हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो एनिमल टिश्यू से थे, बट वो टॉपिक आपका होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसीलिए जो है वो इसी टॉपिक में मैं इंक्लूड कर रहा हूं। तो कुल मिला के ह्यूमन फिजियोलॉजी से जो आपके 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, आपने देखा भी होगा, बिल्कुल सुपरफिशियल क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। अगर आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग है तो गलतियों के चांसेस कम होते हैं, इसीलिए हम लोग अच्छी तरीके से इस चीज को समझेंगे और आप जो है इसको अच्छी तरीके से एनालाइज करिए कि अब जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग आप कैसे बढ़ानी है। भाई अगर आपने नीट का एग्जाम दिया और कुछ नंबर से आपका स्कोर जो है अच्छा नहीं आ पाया और जो है सिलेक्शन के लायक आपको रैंक नहीं मिल पा रही है, तो एक बार प्रिपरेशन को फिर से दोबारा शुरू करने के पहले एक बार इस चीज को एनालाइज करिए, क्योंकि आप खुद इस चीज को फील करेंगे। आपके पुराने बैच से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस बार काउंसलिंग कराने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब उन्होंने आंसर की से चेक किया तो उन्हें ये फील हो रहा है कि उन्हें एमबीबीएस मिल जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आपको मिलेंगे जो आपके प्रीवियस क्लासेस में थे और इस बार वो एमबीबीएस कर रहे होंगे, और थोड़ा सिली मिस्टेक होने से थोड़ा कुछ जो है कुछ ना कुछ आप खुद फील करें तो आपको ये एहसास होगा कि क्या कमी रह गई, क्या गलतियां रह गई, जिसके कारण से आपको जो इस बार एमबीबीएस की सीट नहीं मिल पाएगी। इस चीज को फील करिए और कैसे कैसे आपको अपने अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना है, किस टॉपिक पे कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप करना है, इस सारी चीज के बारे में हम जो है आपसे डिस्कस करेंगे। आपका जो एक लेवल है उसको इम्प्रूव करेंगे हम लोग साथ में मिलके। बट आप लोग जो है सारे वीडियोज अच्छी तरीके से सारे लेक्चर को अटेंड करते रहिए, ठीक है। अगर किसी का ऐसा नया बच्चा है जिसको जो है प्रबल बायोलॉजी का जो है वीडियो या ये चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन जो है जरूर प्रेस कर दें, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बेटा जो है कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, कल के लेक्चर्स में बेसिकली हम लोगों ने देखा डाइजेशन के बारे में, ठीक है। कल हम लोगों ने क्या देखा था, डाइजेशन के बारे में, बस इंट्रोडक्शन का लेक्चर था। टॉपिक तो आज ही स्टार्ट हो रहा है। कल का जो लेक्चर था इंट्रोडक्शन का था, उसमें कुछ ऐसा नहीं पढ़ाया गया था, ठीक है, बस वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आज जो है हम लोगों को देखना है स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो जो है हमने असाइनमेंट आपको ग्रुप पे सेंड कर दिया था एज अ पीडीएफ में, आप लोगों ने उसे अच्छी तरीके से देख भी लिया होगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो जो है पूछता रहेगा, आप क्वेश्चन बीच में पूछते रहेंगे, डिस्कस हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग जो है कल के टॉपिक को, या जो इनिशियल होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो पहला चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग एक बार जो है रिवाइज करते हैं, फिर आगे के टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, या आप जो है 11th में इस चीज को पढ़ के भी आए हैं कि अगर पूछा जाए डाइजेशन क्या है, व्हाट इज डाइजेशन, ठीक है। अगर जो है ये पूछा जाए कि डाइजेशन क्या है तो आप जो है इस चीज को अच्छी तरीके से बताते हैं कि डाइजेशन जो है अगर हम लोग बताना शुरू करें तो जैसे सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, वे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको जो है, चाहे हम लोग हैं या कोई भी, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनकी सारी एक्टिविटी के लिए जरूरत थी किस चीज की, एनर्जी की। उनको जो है किस चीज की जरूरत थी, एनर्जी की। अब जो ये एनर्जी होता है, ये एनर्जी देखा जाए मिलता कहाँ से है, तो ये एनर्जी आप बोलते हैं कि चाहे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये एनर्जी उन्हें मिलता है कहाँ से, फूड से। ये एनर्जी कहाँ से मिलता है, फूड से, ठीक है। अब आप लोग बोल रहे हैं कि भाई एनर्जी के लिए जो है हम फूड पे डिपेंड हैं, तो ये फूड को जब हम इनटेक करते हैं, भोजन खाते हैं, तो भोजन खाने पे होता क्या है कि हमारी बॉडी में पहुंच जाता है। अब जब ये बॉडी में पहुंचता है तो जब तक हमारी सेलुलर लेवल तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में पहले ये एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचा, ठीक है। तो इसके बाद जरूरत है कि ये जो फूड पार्टिकल हैं
ठीक है, ये पहुंच जाए सेल के अंदर। सेल के अंदर इन सारे फूड पार्टिकल का होगा ऑक्सीडेशन। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होने पे ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो फूड जो है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटेक करते हैं, ये फूड जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फूड को इनटेक करते हैं, ये फूड अगर देखा जाए तो कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है, तो कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये फूड होता क्या है। तो आपने बोला था कि वो जो है जैसे एक हो गया था कार्बोहाइड्रेट, क्या था? कार्बोहाइड्रेट। उसके साथ साथ में और क्या फूड था दूसरा? तो हम लोगों ने बोला था प्रोटीन। क्या था? प्रोटीन। इसके साथ साथ में और बेसिकली क्या फूड में होता है? तो हम लोग जो है या तो फैट लेते हैं, ठीक है, या जो है हम लोग लिपिड लेते हैं। इसके साथ में और भी कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड हो गया, वो भी जो है फूड का पार्ट हो सकता है। जब किसी भी प्लांट या एनिमल प्रोडक्ट को कोई इंडिविजुअल इनटेक करता है तो बॉडी में जो है या उस जिसको भी जो है वो खा रहा है उसमें जो जो चीजें होंगी तो उसके जो है बॉडी में पहुंचेंगी। तो फूड के बहुत सारे जो है हम कह सकते हैं पार्ट होते हैं, ठीक है। अब जो है बात आती है कि ये सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है, काचपा ने बताया भी है कि जितने भी हैं ये सारे के सारे जो है किस फॉर्म में हैं। तो आप बोलते हैं कि ये सब जितने भी हैं ये एक तरीके से बायो मैक्रोमॉलिक्यूल हैं। कैसे? आप कह सकते हैं बायो मैक्रोमॉलिक्यूल। इसी को जो है आप कहते थे, ठीक है, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल, इसी को आप कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो अब जरूरत है भाई ये बायो मैक्रोमॉलिक्यूल है या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो बॉडी इनको एज सच इनके फॉर्म में नहीं ले पाती है। तो नहीं ले पाती है तो काम क्या करती है? इसे कन्वर्ट करेगा, ठीक है। जिन्होंने देखा तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा था तो ये दोबारा देखेंगे कि फूड के जो भी फूड के टाइप हैं वो चाहे जो है आपको कार्बोहाइड्रेट मिले, प्रोटीन मिले, फैट मिले, ये सारे बायो मैक्रोमॉलिक्यूल हैं। बायो मैक्रोमॉलिक्यूल या माइक्रोमॉलिक्यूल, इसके बारे में जब बायोमॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे आप डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बायो मैक्रोमॉलिक्यूल ऐसे पार्टिकल हैं जो सेल के अंदर डायरेक्टली जो है नहीं पहुंच पाते हैं, सेल के अंदर परमेबिलिटी उनकी नहीं होती है। तो अब जरूरत है कि भाई सेल के अंदर ये जब नहीं पहुंच सकते हैं तो ऐसे फॉर्म में इन्हें बदल दिया जाए कि सेल के अंदर पहुंच जाएं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट बदल दिया जाएगा अपने मोनोमर में। उनका मोनोमर जैसे कह सकते हैं मोनोसैकेराइड। क्या हो गया? मोनोसैकेराइड हो गया। मोनोसैकेराइड में जैसे आपके ग्लूकोज हो गए, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये सारे मोनोसैकेराइड में बदल दिए गए। इसी तरीके से प्रोटीन को भी बदल दिया गया। किसमें प्रोटीन को बदल दिया गया? अमीनो एसिड में बदल दिया गया, ठीक है। और फैट या लिपिड को जो है अभी आगे आप देखेंगे कि इनको किस में बदल दिया जाएगा। तो इनको बदल दिया जाता है फैटी एसिड। किस में बदला जाएगा? फैटी एसिड। और इसके साथ में और क्या निकलता है इसमें बाई प्रोडक्ट में? तो आप बोलते हैं ग्लिसरॉल। तो आप खुद देखिए कि फूड जो बायो माइक्रोमॉलिक्यूल था उसको बॉडी हमारी एज सच एब्जॉर्ब नहीं कर पाती थी, तो उन्हें बदल दिया गया उनके मोनोमर में, ठीक है। इनको बदल दिया गया किसमें? इनके मोनोमर में। तो मोनोमर कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर मोनोसैकेराइड, प्रोटीन का अमीनो एसिड, ठीक है। और जो है फैट या लिपिड का हो गया फैटी एसिड या ग्लिसरॉल। तो इसमें बदल दिया गया। अब ये बायो मैक्रोमॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? मोनोमर में। किस में बदल दिया गया? मोनोमर में। और ये पहले था किस में? बायो मैक्रोमॉलिक्यूल, या इसी को आप बोलते थे ये किस फॉर्म में था? कॉम्प्लेक्स में था। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जब है ये तो इसे बदल दिया गया किसमें? मोनोमर में। तो हम यहाँ पे ये जो प्रोसेस देख रहे हैं भाई, ये जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है एक प्रोसेस है। क्या है ये? एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ये प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को अगर हम लोग बोलें भाई ये क्या है? ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस आप कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ या प्रोसेस। ये जो है प्रोसेस किस चीज की है? इन सारी चीजों को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है इन सबको कन्वर्ट करने की, इन्हीं को हम बोलते हैं डाइजेशन। तो वन वे में अगर वन जो है डेफिनेशन में हम लोग कहना चाहें तो डाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच मैक्रोमॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू देयर मोनोमर, ठीक है। या हम दूसरे जो है लैंग्वेज में कहें, दूसरे तरीके से कहें कि बायो मैक्रोमॉलिक्यूल आर कॉम्प्लेक्स form, biomacromolecule are complex form of food which is directly not absorbed in their original form by the cells, thus required to conversion of these biomacromolecule into their simple absorbable form, that is monomer, and these process are called
डाइजेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत बढ़िया, आप जो है रिप्लाई भी कर रहे हैं, काशिफा भी बता रही हैं बेटा कन्वर्जन ऑन कॉम्प्लेक्स फूड एंड सिंपल फूड। ठीक है, और जो है तो देखते हैं, अब ये हो गया कन्वर्जन। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा फूड। अब जो है एक चीज और भी हम लोगों ने देखा था कि जो जितने भी फूड होते हैं, ठीक है, पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने रिमाइंड किया इस चीज को कि जो ये फूड है, ठीक है, अब फूड में के साथ साथ में और किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आपने देखा भी कि फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फूड जो है अगर यहाँ पे देखें तो हम लोग जो है पॉइंट को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे जो है हम लोग हाईलाइट भी करते चले यहाँ पे। तो आपने देखा है फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की फूड जो है एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। और अभी हम लोगों ने देखा किस चीज के लिए रिक्वायरमेंट है। तो वहां पे आप देखेंगे कि रिक्वायरमेंट जो फूड की होती है, ठीक है, या तो एनर्जी के लिए होती है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, या अगर हमारी ग्रोथ हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है तो उसके लिए ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है, या टिश्यू कोई डैमेज हो गया है तो टिश्यू को रिपेयर भी कराता है। ठीक है, तो फूड जो हो गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट, बेसिकली हम लोगों को एनर्जी तो प्रोवाइड ही कराता है, साथ साथ में जो है हमें ग्रोथ में भी हमारे इन्वॉल्व होता है और टिश्यू को रिपेयर भी करता है। ठीक है, तो बेसिकली फूड आपने देखा कौन कौन से हैं, तो आपने देख लिया एक कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन हो गया और फैट हो गई। ये सारे जो है मेजर कंपोनेंट है फूड के। ठीक है, लेकिन हैं किस फॉर्म में? अपने ओरिजिनल फॉर्म में ये कैसे थे? ओरिजिनल फॉर्म में ये थे बायोमैक्रोमॉलिक्यूल के फॉर्म में थे। इनको एज सच हमारी बॉडी, हमारी सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। ठीक है, इसीलिए इनको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी जिससे सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बदल जाए। ठीक है, इसके साथ साथ में हम लोग अगर डिस्कस करें तो विटामिन की भी जरूरत है और मिनरल की भी जरूरत है। विटामिन और मिनरल्स की जरूरत है, लेकिन ये स्मॉल क्वांटिटी में है। अब भाई जो है अगर पूछा जाए, रितिका जी बताइएगा, पढ़ चुके होंगे आप लोग कि विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में किस लिए है। आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ी होगी जब आप पढ़े होंगे जो है बायोमॉलिक्यूल चैप्टर, जिसमें आप एंजाइम्स पढ़ते हैं या बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, रिप्लाई करिए कि जो है विटामिन और मिनरल्स की, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन आपका बन सकता है भाई, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अभी आप देखेंगे कि जो है काम क्या करेगा, तो आप देखते हैं कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी के साथ साथ में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करेगा, किस चीज के लिए? ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए। ठीक है, ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ टिश्यू के लिए ये ऑर्गेनिक जो है टिश्यू का रिपेयर भी कराएगा, बॉडी की ग्रोथ भी कराएगा। तो ग्रोथ अगर कराएगा तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी और हमें एनर्जी भी देगा। लेकिन विटामिन और मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट है स्मॉल क्वांटिटी में। अगर आपसे पूछा जाए, बहुत बढ़िया, काशिफा ने अच्छा रिप्लाई दिया है, मेटाबॉलिज्म के लिए। बहुत बढ़िया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में मिनरल्स और विटामिन ऐसे जो है एक रोल प्ले करते हैं कि बहुत सारे एंजाइम को तो ये एक्टिवेट भी करते हैं। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम की एक्टिवेशन में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे जो है विटामिन ऐसे हैं जो खुद एक को एंजाइम का पार्ट होते हैं, को एंजाइम बनते हैं। तो जब आप एंजाइम पढ़ेंगे तो वहां पे अच्छी तरीके से आपको इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन इस चीज को आप अच्छी तरीके से क्लियर करिएगा कि फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, और फूड कौन कौन सा हो सकता है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स की भी स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और जो है ये हमें देते क्या हैं, तो आप देखते हैं ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जो है ग्रोथ, ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करेंगे ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ टिश्यू भी करेंगे। ठीक है, वाटर की भी जरूरत पड़ती है। आपको पता है कि जो है अगर आप देखेंगे हमारे बॉडी में कोई भी रिएक्शंस हो रही हैं या कहीं पे भी कोई रिएक्शंस हो रही है तो वाटर एक मेटाबॉलिक रोल प्ले करता है। वाटर जो है एक पोलर सॉल्वेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर प्रोसेस के लिए। तो वाटर की भी रिक्वायरमेंट है। तो आप जो दूसरी लाइन देख रहे हैं, वाटर बी टेक इन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस में वाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एंड आल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। और इस चीज को भी जरूर याद करके रखिएगा कि और भी क्या काम करेगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो है ये इसके साथ साथ में डिहाइड्रेशन से भी हम लोगों को बचाता है, प्रिवेंट करेगा, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिहाइड्रेशन से बचाएगा। ठीक है, रितिका ने भी अच्छी तरीके से जो है रिप्लाई दिया है, आंसर दिया है, यूजफुल फॉर कोएंजाइम फंक्शनिंग। तो कोएंजाइम के फंक्शन के लिए भी। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा बिल्कुल बेसिक्स है कि फूड, ठीक है, क्या है, मैक्रोमॉलिक्यूल के फॉर्म में है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। विटामिन और मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट है स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है,
ये सारे फूड पार्टिकल हमें देंगे क्या? एनर्जी देंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यू देंगे। वाटर की जरूरत अगर पूछ ली जाए तो मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व है और उसके साथ साथ में डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। उसके साथ साथ में क्या करेगा? तो डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो है ये आगे देखते हैं उसी की डेफिनेशन जो हम लोगों ने अभी टेक्स्ट में लिख के समझा है कि बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल जो ये बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल है, ठीक है, ये बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल, अब यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि जितने भी बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल आप देखते हैं, जितने भी बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल देखते हैं, इनको फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज। भाई बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज ही नहीं किए जा सकते। आगे से पूछा जाए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये सारे के सारे बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल अपने ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज क्यों नहीं किए जा सकते? तो सिंपल वे में आप इसका जवाब दे लेंगे सब लोग। ठीक है, अगर जो है आपसे पूछा जाए कि सारे के सारे बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल में एक एनसीईआरटी की ये लाइन कह रहा है कि फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, ये ओरिजिनल फॉर्म में यूटिलाइज क्यों नहीं किए जा सकते हैं? ठीक है, तो जो है शालिनी पांडे ने रिप्लाई भी दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। दे हेल्प श्योर अप बोन, हील वुंड एंड ब्लॉस्टर योर इम्यून सिस्टम। ठीक है, बहुत बढ़िया। दे आल्सो कन्वर्ट फूड एनर्जी, रिपेयर सेलुलर डैमेज। बहुत बढ़िया, शालिनी पांडे ने अच्छी तरीके से रिप्लाई दिया है। ठीक है, लेकिन अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे कि बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल ओरिजिनल फॉर्म में हमारी बॉडी में यूटिलाइज क्यों नहीं होगा? तो ठीक है, आप बताएंगे। वत्सल पांडे, हेलो, एंड आशीष तान्या, गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि यूटिलाइज डायरेक्टली ये ओरिजिनल फॉर्म में इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हमारी सेल्स इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इस साइज में बड़े होते हैं, नाम ही इनका है मैक्रोमॉलिक्यूल। तो बड़े होने से ये जो है डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। इसीलिए जरूरत है, किस चीज की जरूरत है? दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन, इनको तोड़ा जाएगा। दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन, इन्हें तोड़ा जाएगा एंड कन्वर्टेड और बदल दिया जाएगा इन सिंपल सब्सटेंस में, सिंपल सब्सटेंस। और ये सिंपल सब्सटेंस कैसा होगा? एब्जॉर्बेबल होगा। बदला कहां पे जाएगा? ये बदला जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। कहां बदला जाएगा? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, दिस प्रोसेस मैंने आपको बताया भी था कि जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको इस चीज को रिमाइंड करा रहा हूं जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से आप रिमाइंड करिएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, फिर आगे जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आपने देखा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी। मेरी हर पॉइंट को अपने मन में बैठाते चलिए जिससे आपको जो है कंफ्यूजन ना हो और ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए, जिससे जब आप रिवीजन करें तो किसी भी पॉइंट पे आपको जो है कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो मेरी हर पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा, जो मैं पूरे पैराग्राफ को एक बार में आपको समझा रहा हूं। आपने देखा कि फूड इज जो है एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड these energy obtained from their food, these energy obtained from food and the food which intake by living organism present in their complex form or biomacromolecule form। मैं आपको बता रहा हूं कि energy required to all living organism for all activity and these energy obtained from food or present in biomacromolecule form or complex form। Thus these biomacromolecule or complex food cannot be absorbed by our cell directly in their original form, so these biomacromolecule converted into simplest absorbable form and these process is called a digestion and these process occur in those structure, that structure is known as our digestive system। The requirement of these food, so these food provide energy and organic material for growth and repair of tissue। Vitamin and minerals also required in small quantity for activation of various enzyme and metabolic activity। Water also play important role in metabolic process and prevent from dehydration।
ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी बेसिक कॉन्सेप्ट। जब भी आप रिवीजन करें तो रिवीजन करने के बाद इन सारी चीजों को एक बार अपने मन में बोल दिया करें, जिससे जो है आपका कमांड बन जाए टॉपिक पे और क्वेश्चन गलत कम हो, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो डाइजेशन है, ये हमारी बॉडी में, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट कितने स्टेप में होता है, किस तरीके से होता है। तो ये 2 स्टेप में होता है। कैसे होता है? ये 2 स्टेप में होता है। अब इसके 2 स्टेप कौन से हो गए? एक स्टेप तो होता है मैकेनिकल और दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है बायोकेमिकल। मैकेनिकल स्टेप दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड पार्टिकल, और फूड पार्टिकल को तोड़ा जाता है सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, जिससे जो एंजाइम है प्रॉपर वे पे उनके ऊपर एक्शन कर सकें। तो मैकेनिकल स्टेप भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सोचिएगा, मैकेनिकल स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के प्रॉपर वे पे कंप्लीट होने के लिए। बहुत लोगों की आदत आपने देखा होगा भाई, बहुत लोग हैं खाना खाते हैं भाई, जिन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनका मेन उद्देश्य है एनर्जी लेना, खाना खाना। मतलब आप कुल मिला के कह सकते हैं कि इंसान या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा क्यों है? भोजन के लिए। ह्यूमन थोड़ा ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर ले गया है, ह्यूमन बीइंग, तो इनके लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसके अलावा और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखिए, आप शेर को देखिए, क्रोकोडाइल को देखिए, डॉग को देखिए, एलिफेंट को देखिए, हॉर्स को देखिए, बकरे बकरी किसी को भी देखिए, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ के लिए हैं? सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखेंगे हमारे जो है पूरे इकोसिस्टम में, तो ये फूड के लिए है, खाने के लिए जिंदा है। तो खाना अगर आराम से ना हो तो नुकसान क्या होता है, इस चीज़ को समझिएगा भाई। अगर जो है आपको आधे घंटे में खाना खाना था, अगर आपने क्या किया 5 मिनट में खाने को खा लिया, तो जल्दी 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 खाने को आपने खाया नहीं, आपने क्या किया? उस खाने को निगल लिया है भाई। बहुत लोग करते क्या हैं, जल्दी से जो है एक रोटी उठाया, जो भी खा पी रहे हैं, खाना पीना जो है जल्दी से मुंह में रखा और पानी के सहारे ढकेल लिया, उसको पेट में अपने कर लिए। अब सोचिए प्रॉब्लम क्या हुई। अच्छे से तो आपने जो पहले डाइजेशन के 2 स्टेप थे, पहला स्टेप था मैकेनिकल, दूसरा स्टेप क्या था? बायोकेमिकल। तो पहले स्टेप को तो आपने मिस कर दिया, मैकेनिकल स्टेप हुआ ही नहीं। जल्दी जल्दी आपने खाने को अगर गटक लिया तो ब्रेक डाउन हुआ ही नहीं पार्टिकल। अब अगर ब्रेक डाउन नहीं होगा तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल पे उसके ऊपर एंजाइम प्रॉपर वे पे फंक्शन नहीं कर पाएंगे, और अपना एक्शन अगर एंजाइम नहीं कर पाएंगे तो डाइजेशन प्रॉपर वे पे नहीं होगा। और अगर ज़्यादा दिन तक ऐसा जो है कोई भी इंडिविजुअल करता है तो उसकी सेहत बिगड़ जाएगी, वो बीमार हो जाएगा। इसलिए डाइजेशन के दोनों स्टेप बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना चाहिए। इससे हमें एक नॉलेज ये भी मिलता है, पहला स्टेप मैकेनिकल, दूसरा स्टेप बायोकेमिकल, दैट इज एक्शन ऑफ एंजाइम। तो ये तो हो गया जो है फूड से रिलेटेड, ठीक है, फूड से रिलेटेड और उसके साथ साथ में इसके स्टेप से रिलेटेड। अब बात आती है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, बात आती है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 चीजें आती हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आएगा, तो एक आएगा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा इससे रिलेटेड जितनी भी ग्लैंड हैं वो आएंगी। एलिमेंट्री कैनाल और उससे रिलेटेड जितनी भी ग्लैंड हैं वो आएंगी, ठीक है, याद रखिएगा। एलिमेंट्री कैनाल और उससे रिलेटेड जितनी भी ग्लैंड हैं वो आएंगी, ठीक है। तो एक बार सब हर किसी को जो है एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देखा भी होगा, पता भी होगा। एक बार जो है हम लोग यहाँ पे अगर लिखें, एक एक वर्ड को ही अगर हम लोग लिखें, पूरे पूरे को नहीं लिखते हैं, एक एक वर्ड को लिखते हैं, तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा माउथ। हर कोई बताइएगा जल्दी से, एक एक वर्ड लिख के भी बता सकता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल। इसी एलिमेंट्री कैनाल से इस बार नीट में एक क्वेश्चन आया था, अभी मैं आपको जो है फिगर में उसे इंडिकेट कराऊंगा। इसी एलिमेंट्री कैनाल के फिगर से आप समझ सकते हैं एक क्वेश्चन आया था इस बार नीट में, ठीक है, नीट 2020 में। तो पहली बार आप सीक्वेंस को बताइए, माउथ, माउथ के बाद आप कह सकते हैं बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। मैं एक एक ही वर्ड को लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे। माउथ, माउथ के बाद बक्कल कैविटी या जिसे आप ओरल कैविटी बोलते हैं। उसके बाद आएगा फेरिंग्स। क्या आएगा? फेरिंग्स। एक एक वर्ड को मैं बोल रहा हूं, सबको पता है, सब जो है समझ जाएंगे। तो माउथ, फिर बक्कल कैविटी, फिर फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में ओसोफेगस। ओसोफेगस के बाद में आप देखेंगे कि आ गया स्टमक। क्या आ गया? स्टमक आ गया। और स्टमक के बाद अगर आप देखेंगे तो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले आएगा ड्यूडिनम, ड्यूडिनम के बाद आता है जेजुनम और जेजुनम के बाद आता है इलियम, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जो है क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे सीकम रहेगा, कोलन रहेगा और रेक्टम रहेगा।
और रेक्टम के बाद फिर अल्टीमेटली एनस आ जाता है। ये पोस्टीरियर ओपनिंग हो गया। ठीक है, मैंने एक वर्ड इसलिए लिखा है, मैंने एक वर्ड इसलिए लिखा है कि इसी तरीके से आप याद भी कर सकते हैं। भाई माउथ, यहाँ इतना तो सबको पता है, माउथ ये बाहर की ओपनिंग जो हो गई ये माउथ हो गया। उसके बाद जो अंदर का जो एरिया है जहाँ पे आपके टीथ है और टंग है वो हो गया ओरल कैविटी या बकल कैविटी। उसके पीछे अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको फेरिंग्स मिलेगा। फेरिंग्स जो है ये कॉमन पैसेज है किस चीज़ के लिए, कॉमन पैसेज किस चीज़ के लिए, तो कॉमन पैसेज होता है वो जो है आप कह सकते हैं कि जो ट्रेकिया की ओपनिंग है और उसोफेगस की ओपनिंग है, दोनों की ओपनिंग, ट्रेकिया की ओपनिंग जो वायुनाल है जहाँ से जो है हम अपने लंग्स में ऑक्सीजन पहुँचाते हैं, तो वो जो उसकी जो ओपनिंग है उसकी भी फेरिंग्स में ओपनिंग है। और जो उसोफेगस मतलब स्टमक से जो पाइप आई है आप कह सकते हैं, और हमारे बकल कैविटी की तरफ जो ओपनिंग है तो वो भी फेरिंग्स में है। तो फेरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज फॉर ट्रेकिया एंड ट्रेकिया इज द विंड पाइप एंड उसोफेगस। ठीक है, तो माउथ बहुत बढ़िया, काशिफा ने रिप्लाई भी दिया है। ठीक है, सबको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। तो माउथ, उसके बाद बकल कैविटी या ओरल कैविटी। अभी इसलिए इस फिगर को अच्छी तरीके से रिमाइंड करना हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस बार नीट में यहाँ से क्वेश्चन आया था। हो सकता है जो है फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो है 21 में आ जाए। तो माउथ, फिर ओरल कैविटी या बकल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद उसोफेगस, फिर स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, मैं यहाँ से सारी चीज़ों को बता रहा हूँ, रिमाइंड करिएगा एक बार। अगर किसी को ये ना याद हो तो उसको याद कर लीजिएगा। हो सकता है इस बार 21 में आपसे सीक्वेंस पूछ ले। भाई इस बार तो एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटेस्टाइन से, हो सकता है मल्टी आसनल का क्वेश्चन था, कौन सा करेक्ट था इसके बारे में पूछा गया था, लेकिन हो सकता है इस बार आपसे सीक्वेंस पूछ ले किसके बाद कौन सा आएगा। तो माउथ, माउथ के बाद फिर बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद उसोफेगस, उसोफेगस के बाद स्टमक। जे शेप स्टमक होता है, शेप भी आपसे पूछ सकता है, अभी आगे देखेंगे भी। स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। आप सीक्वेंस में इसको याद कर लिए, DJI। इसका सीक्वेंस अगर पूछेगा तो हो सकता है वहां पे आपको कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ DJI। भाई डीजे पे डांस करते होंगे सब लोग, सबको पता है। DJI समझ लो, DJI, डीजे आया है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। DJI मतलब ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम, ये सीक्वेंस में याद करिएगा। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलन और रेक्टम, CCR, DJI, CCR, ये सीक्वेंस याद कर लीजिएगा। सीकम पहले है, कोलन बाद में है, फिर रेक्टम और फिर हो गया एनस। एक तरीके के क्वेश्चन इस पे से और पूछते जाते हैं। तो आपने देखा कि ये जो यहाँ पे देखा कि ये जो है क्या चीज़ है, तो आप यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या हो गया आपने देखा यहाँ पे, तो ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में ये सीक्वेंस आपने देखा, उससे एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड होती हैं। ग्लैंड के बारे में अभी आगे के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके सलाइवरी ग्लैंड भी हो जाएगा। ठीक है, पैंक्रियाज भी हो जाएगा, इंटेस्टाइन की ग्लैंड हो जाएंगे, स्टमक की ग्लैंड हो जाएंगे। ठीक है, लीवर भी उसके बाद उसमें आप डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजों को हम लोगों ने देखा, एक एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा उससे एसोसिएटेड ग्लैंड। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि जो है आपको बताया जा रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल बिगिन विद एन एंटीरियर ओपनिंग, उसकी एंटीरियर ओपनिंग क्या है, माउथ है। ठीक है, एंटीरियर ओपनिंग माउथ है एंड इट्स ओपन आउट पोस्टीरियर, और पोस्टीरियर ओपनिंग जो है एनस है। तब माउथ लीड टू बकल कैविटी, माउथ आगे की तरफ जो है बकल कैविटी या ओरल कैविटी में जो है ओपन होता है। ठीक है, ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी में मैंने अभी आपसे बताया भी था कि ओरल कैविटी में क्या क्या होगा, तो आप बताएंगे नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग, नंबर ऑफ टीथ होगा और मस्कुलर टंग होगा। इसी सीक्वेंस को यहाँ पे बताया गया है, माउथ, बकल कैविटी, माउथ हो गया, बकल कैविटी हो गया, फेरिंग्स, उसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलन, रेक्टम और एनस। अब एक चीज को यहाँ पे आप जरूर रिमाइंड करिएगा, एक चीज को यहाँ पे आप रिमाइंड करिए, देखिएगा भाई यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है ये। ठीक है, इस चीज को आप देखेंगे यहाँ पे कि जो है सीक्वेंस तो आप याद ही रखेंगे। उसके बाद इलियम जो है लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इस इलियम में अगर ई की स्पेलिंग को हम आई कर दें तो इलियम बोन हो जाता है, इलियम इस्चियम,
इसलिए इस स्पेलिंग को भी आप जरूर रिमाइंड करिएगा कि अगर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर जो है ई है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट हो गया, और अगर यहाँ पे ई की जगह आई हो गया तो ये बोन हो जाता है। क्या हो जाता है? बोन हो जाता है। इसमें भी आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ओरिजिन भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। ओरिजिन को समझने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि ओरिजिन को आप याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो बक्कल से लेके एनस तक की सारी सीक्वेंस आपको याद है। बक्कल से लेके एनस तक की सारी सीक्वेंस आपको याद है। मेरे साथ एक बार बोल देंगे सब लोग। माउथ, फिर बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलन एंड रेक्टम, और अल्टीमेट सबसे पोस्टीरियर ओपनिंग एनस हो गया। क्या हो गया? एनस हो गया। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम लोगों को इस चीज को भी देखना है कि एलिमेंट्री कैनाल की जो ओरिजिन है वो कैसी है। तो एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल है। एलिमेंट्री कैनाल की बात यहाँ पे हो रही है। एलिमेंट्री कैनाल की बात हो रही है, याद रखिएगा। एलिमेंट्री कैनाल की जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल है और एंडोडर्मल है। अब एक्टोडर्मल कहाँ से कहाँ तक है? अप टू हार्ड पैलेट। अगर जो है यहाँ पे देखें तो हार्ड पैलेट तक। ठीक है, हार्ड पैलेट जब आप माउथ के अंदर देखते हैं तो माउथ की ओपनिंग हो गई, और ऊपर आप जो है जीभ को ऊपर की तरफ आप जो है टच कराते हैं, जिसे आप तालु बोलते हैं। तो जहाँ वो जो है पैलेट है, तो जहाँ तक हार्ड है वहाँ तक एक्टोडर्म है। उसके बाद जहाँ से सॉफ्ट पैलेट शुरू होता है, सॉफ्ट पैलेट से लेके और इस एरिया रेक्टम तक जो है ये एंडोडर्मल है। और फिर उसके बाद एनल कैनाल और एनस तक जो है आप देखेंगे ये एंडोडर्मल हो जाएगा। तो ये हो गया इससे ओरिजिन से रिलेटेड। क्या हो गया इससे? ओरिजिन से रिलेटेड। अब यहाँ पे हम लोग इस फिगर को देखते हैं कि जो है आपको इंडिकेट करेगा फिगर में जो है क्या क्या कहाँ पे कैसी चीजें हैं। तो सबसे जो है आउटर ओपनिंग होगी माउथ। भाई सबसे आउटर ओपनिंग आपने देखा, ये क्या हो गया? माउथ हो गया। ठीक है, उसके बाद माउथ के बाद जो है आपने देखा है यहाँ पे। ठीक है, माउथ के बाद जो है ये एरिया जो है ये हो गया आपका ओरल कैविटी। क्या हो गया? ये ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद में आप ये रीजन देखते हैं, ये वाला रीजन, तो इसे आप बोलते हैं फेरिंग्स। क्या हो गया? आप खुद देखिए, ये पोर्शन, ये जो है पोर्शन, इसमें जो है आप देखते हैं ये जो है आप कह सकते हैं ये नीचे की साइड जो आई होगी हमारे यहाँ पे लंग्स में गया होगा, ये होगा ट्रेकिया। क्या होगा? ट्रेकिया। तो ट्रेकिया की ओपनिंग, और ये ओसोफेगस है, ये ओसोफेगस है, ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है, लंबा वाला पार्ट है, तो ओसोफेगस और इसकी दोनों की ओपनिंग कहाँ पे है? तो आप देखते हैं कि जो है ये फेरिंग्स में है। तो फेरिंग्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फेरिंग्स में दोनों की ओपनिंग है। किसकी किसकी? ट्रेकिया की भी ओपनिंग है, ट्रेकिया की भी ओपनिंग है। ये वाला रीजन है फेरिंग्स, ट्रेकिया की भी ओपनिंग है और ओसोफेगस की भी ओपनिंग है, याद रखिएगा। उसके बाद ये ओसोफेगस हमारे नेक वाले रीजन में से होता हुआ, नेक वाले रीजन से होता हुआ ये थोरेक्स वाला रीजन है। भाई ये रीजन कौन सा है? ये थोरेक्स का रीजन है। तो नेक रीजन को क्रॉस किया, फिर थोरेक्स रीजन को क्रॉस किया, और ये जो है डायाफ्राम है। ये क्या है? ये डायाफ्राम है। तो डायाफ्राम को भी क्रॉस करके अल्टीमेट कहाँ पे पहुंचा? स्टमक में जो है ये ज्वाइन होता है, आगे जाके स्टमक पे ज्वाइन हुआ। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओसोफेगस कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होगा। तो आप बोलेंगे ओसोफेगस एक्सटेंड फ्रॉम नेक, थोरेक्स रीजन एंड आल्सो क्रॉस टू डायाफ्राम, रीचेज इन स्टमक। कहाँ पे पहुंचा? स्टमक में पहुंचा। आप अच्छी तरीके से इस चीज को रिमाइंड करिएगा। ठीक है, तो ओसोफेगस हो गया। फेरिंग्स से होता हुआ, फेरिंग्स से निकला, फेरिंग्स के बाद में ओसोफेगस था। ओसोफेगस ने नेक को क्रॉस करते, थोरेक्स रीजन को क्रॉस करते करते और आके जो है पहुंचा है स्टमक में। कहाँ पे पहुंचा है? स्टमक में पहुंचा है। ठीक है, स्टमक का शेप अगर यहाँ पे देखें तो स्टमक का शेप जो है ये जे शेप होता है। अभी एनसीईआरटी में आप पढ़ते भी हैं, ये जी शेप। आप खुद देखिए तो यहाँ पे आपको जी शेप दिख रहा है। उसके बाद में ये ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का शेप अगर आपसे पूछा जाए कौन बताएगा? भाई ड्यूडेनम का शेप आपने पढ़ा होगा। ड्यूडेनम का शेप जो है जल्दी से बताइए, ड्यूडेनम का शेप क्या है? तो आप बताएंगे, रितिका जी बताइएगा। ड्यूडेनम का शेप आपने देखा होगा, बहुत बढ़िया, सी। ड्यूडेनम का शेप जो है ये सी शेप है। ठीक है, तो आप खुद देखिए ड्यूडेनम सी शेप है। तो अब स्टमक के बाद में ड्यूडेनम इज फर्स्ट पार्ट, मैं यहाँ पे 1 लिख दे रहा हूँ, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम के बाद जब आगे आप बढ़ते हैं तो यहाँ से आप देखिए ड्यूडेनम यहाँ तक है, फिर ड्यूडेनम खत्म हुआ तो इस जगह पे आप देखते हैं यहाँ पे ये जिसको मैंने सेकंड लिख दिया, ये हो गया जेजुनम।
ड्यूडेनम के बाद में हो गया जेजुनम। जेजुनम के बाद में आप जो है जेजुनम के बाद में आप देखते हैं तो जो है आपको मिलेगा जो है ये वाला पार्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तीसरा पार्ट, ये हो गया एलियम। तो पहला पार्ट ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट जेजुनम और तीसरा पार्ट हो गया एलियम। तो यहाँ पे आप अगर रिमाइंड करें तो ये जो है स्टमक से शुरू हुआ था ड्यूडेनम और ये खुद सी शेप स्ट्रक्चर था और अल्टीमेट जो है ये जेजुनम था। जेजुनम में भी आपको कॉइलिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन जेजुनम के बाद में बस तुरंत शुरू हो जाता है इलियम। क्या शुरू हो जाता है? इलियम। और इलियम हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इलियम कैसा होता है? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इलियम कैसा है? इलियम हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। इस बार नीट में यही क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप नीट के पेपर को देखेंगे 2020 में, ठीक है। हाँ, रितिका ने अच्छा जवाब दिया, ठीक है। अब जो है अगर इस बार आपने देखेंगे पेपर को तो आपको जो है पेपर में आपने क्वेश्चन किया भी होगा कि करेक्ट का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सिरोसा वाली जो है लेयर से भी पूछा गया था और वेरियस टाइप आप उसमें ऑप्शन थे, क्वेश्चन को आप देखेंगे। लेकिन उसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट 2000 नीट में जो है 20 में आपके ये क्वेश्चन था जो करेक्ट था, पूछा गया था ऑप्शन उसमें से, वो था हाईली कॉइल्ड इलियम के बारे में। क्या था? हाईली कॉइल्ड इलियम के बारे में पूछा गया था, तो रिमाइंड करिएगा। तो हम लोग जो है आगे ऊपर से आ रहे हैं माउस से, पहले पहुंचे बक्कल कैविटी ओरल कैविटी में, ओरल कैविटी के बाद जो है हम लोग कहाँ पहुंचे? फेरिंग्स वाले रीजन में, फेरिंग्स से फिर जो है ओसोफेगस, ओसोफेगस से स्टमक में, स्टमक के बाद में सी शेप ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम के बाद में जो है हम लोगों ने यहाँ पे देखा है ड्यूडेनम के बाद में हमें क्या मिला? जेजुनम, जेजुनम के बाद में इलियम और इलियम के बाद में जो है जेजुनम के बाद में इलियम। इलियम आपको देखिए कितनी ज़्यादा कॉइलिंग यहाँ पे दिख रही है। ये जो कॉइलिंग है ये कॉइलिंग किसकी है? ये जो है कॉइलिंग इलियम की है। तो ये जो यहाँ पे आप इतनी कॉइलिंग देख रहे हैं तो ये बार बार देखिए यहाँ पे खूब ज़्यादा कॉइलिंग हुआ है इसके अंदर। ये मेजर पोर्शन सरफेस एरिया जो है अंदर का एब्डोमेन का, ये आप कह सकते हैं इलियम ही कवर करता है। तो इलियम हो गया। इलियम के बाद में जो है आप देखेंगे अब जो है लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होगी। लार्ज इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन की जब आप शुरुआत करेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा लार्ज इंटेस्टाइन में कि जो है यहाँ पे पहला पार्ट जो इसका है वो है सीकम। मैं यहाँ पे नंबर 1 दे देता हूँ। सीकम के बाद कोलन। अब कोलन से भी इस बार हो सकता है नीट में आपसे क्वेश्चन पूछ ली, ठीक है। कोलन आपको 3 तरीके से मिलेगा। एक तो आपको ये ऊपर जाता हुआ, आप खुद देखिए यहाँ पे जहां पे इलियम खत्म हुआ था ये वाला पोर्शन तो क्या हो गया था? सीकम। और इसी एट द जंक्शन ऑफ सीकम एंड इलियम आपको यहाँ सीकम साइड पे दिखाई देता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इलियम जहां पे खत्म होता है जुड़ता है सीकम से, सीकम के एंड पॉइंट पे आप खुद देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो सीकम जब खत्म होता है तो सीकम के बाद में तुरंत आ जाता है कोलन। सीकम स्मॉल पार्ट है, उसके बाद कोलन। कोलन ऊपर की तरफ जो जा रहा है उसे हम लोग बोलते हैं एसेंडिंग कोलन। उसके बाद जो है ये पैरेलल है, इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलन। और फिर नीचे की साइड में आ रहा है जिसे हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। और कोलन के बाद में फिर रेक्टम आ जाएगा, रेक्टम के बाद में फिर एनस आ जाएगा। तो ये हो जाता है इसका जो है पूरा स्ट्रक्चर एलिमेंट्री कैनाल का। आप रिमाइंड करके रखिएगा। अब जो है हम लोगों को आगे देखना है टीथ के बारे में, ठीक है। अब कुछ पॉइंट को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और आप लोगों से हम बताएंगे पहले, उसके बाद जो है पूछेंगे भी, उसके बाद फिर हम लोग आगे चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। अब जो है अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं टीथ के बारे में, क्या जो है डिस्कस करें टीथ के बारे में, तो जो है अगर जो है टीथ से रिलेटेड कुछ पॉइंट आते हैं, जैसे 3-4 पॉइंट है जिसको पहले ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक पॉइंट है जिसे हम लोग बोलते हैं थीकोडोंट। क्या है? थीकोडोंट, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। थीकोडोंट के साथ साथ में एक जो है टर्म अभी और आपको मिलेगा डाइफायोडोंट। इन सारे पॉइंट को अगर अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो आगे हम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी पॉइंट पे। डाइफायोडोंट के बाद में हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक आता है हेट्रोडोंट। तो ये सारे टर्म ऐसे हैं जिसको हम लोग अच्छी तरीके से जिसका एक तो हो गया थीकोडोंट, एक हो गया जो है डाइफायोडोंट और एक हो गया हेट्रोडोंट, ठीक है, याद रखिएगा। अब जो है यहाँ पे हम लोग अगर थीकोडोंट के बारे में डिस्कस करें तो इस चीज़ को समझिएगा थीकोडोंट क्या होता है, ठीक है। एक बार जो है मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद जो है आप सारे पॉइंट को देखेंगे, समझेंगे, फिर मुझे आप बताएंगे, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं जो टीथ है हम लोगों के बकल कैविटी में, ह्यूमन बीइंग में टोटल 32 टीथ है। कितने टीथ हैं? टोटल 32 टीथ हैं। अब ये टीथ की अगर हम बात करें तो ये टीथ जो है कहाँ पे होते हैं?
तो अगर जो है आप देखेंगे तो जो ये जो है जॉ है, एक हम लोगों में अपर जॉ है, एक लोअर जॉ है। भाई एक अपर जॉ है और जो है एक लोअर जॉ है, ठीक है, एक अपर जॉ है और एक लोअर जॉ है। तो जो अपर जॉ है उसे जो है हम लोग बोलते हैं मैक्जिला। क्या बोलते हैं? मैक्जिला। और जो लोअर जॉ है उसे हम लोग बोलते हैं मैंडिबल, ठीक है। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम लोगों में जो टीथ हैं वो टीथ हैं, सपोज करिए मैं एक सेक्शन आपको दिखाता हूँ। सपोज करिए ये बोन है, ये बोन का कोई सेक्शन है, तो बोन में यहाँ पे जो है एक हमें एक ये गैप मिलेगा। इसी जो है गैप में जो है जो टीथ होते हैं वो हम कह सकते हैं प्रेजेंट होते हैं। भाई हम लोग बोन देखें तो बोन जो ये मान लीजिए टीथ है, ठीक है, तो ये टीथ हम लोगों में कहाँ पर आ जाता है? तो जो बोन होता है, बोन में एक कैविटी होती है, उस कैविटी में हम कह सकते हैं कि जो है टीथ ये एम्बेडेड होते हैं। उसी कैविटी में जो है टीथ यहाँ पे एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तो ये जो कैविटी में टीथ है, अब सपोज करिए यहाँ पे क्या है, ये कैविटी है, इसी कैविटी में जो है टीथ पाया जा रहे हैं। तो ये कैविटी में टीथ पाए जाने को ही बोलते हैं थीकोडोंट। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि पहली बात तो यहाँ पे जो है ये मैक्जिला हो गया, ये मैंडिबल हो गया। भाई हम लोगों के बक्कल कैविटी में ऊपर वाला जो जबड़ा है जिसे हम लोग मैक्जिला बोलते हैं, नीचे वाला जो जबड़ा है इसे हम लोग मैंडिबल बोलते हैं। ऊपर भी टीथ लगे हैं और नीचे भी टीथ लगे हैं। और ह्यूमन बीइंग में ऊपर और नीचे जो टीथ हैं उनका नंबर क्या है? बराबर है। ह्यूमन बीइंग में जो टीथ हैं इनका नंबर क्या है? बराबर है। अब जो मैक्जिला है, मैक्जिला पे मैक्जिला अपर जॉ को बोलते हैं। मैक्जिला किसको बोला गया? अपर जॉ के बोन को बोला गया। और मैंडिबल किसे बोला गया? मैंडिबल जो है लोअर जॉ के जो है बोन को बोला गया। तो लोअर जॉ के जो है लोअर जॉ पे जो टीथ हैं और मैक्जिला अपर जॉ पे जो टीथ हैं, ठीक है, इस चीज को आप रिमाइंड करिएगा। अब जो है जो ये जॉ है, जॉ की बोन है, मैंडिबल या मैक्जिला, इसमें बीच बीच में कैविटी है, सॉकेट है। अगर जो है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको कैविटी दिखाई देगी और उसी कैविटी में यहाँ पे जो ये कैविटी है, इसी कैविटी में आप कह सकते हैं यहाँ पे एक कैविटी आपको बोन में कैविटी मिलेगी। उसी कैविटी में जो है आप देखेंगे, उसी कैविटी में आपको मिलेंगे टीथ, उसी कैविटी में आपको टीथ मिलेंगे, याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे इस चीज को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि यहाँ पे जो टीथ होंगे, ये जो यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे इसी कैविटी में टीथ जो है प्रेजेंट हैं। इसी टाइप के जो है डेंटिशन को बोला जाता है थीकोडोंट। क्या बोलेंगे? थीकोडोंट। तो हम कुल मिला के अगर यहाँ पे देखें कि टीथ आर एम्बेडेड, ईच टीथ आर एम्बेडेड इन अ कैविटी ऑफ जॉ बोन, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोंट। इसी को बोलते हैं थीकोडोंट। क्या बोलेंगे? थीकोडोंट बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके के अटैचमेंट को थीकोडोंट बोलेंगे। और थीकोडोंट जो है ये किस में होता है? तो आप बोलेंगे ये जो है मैंडिबल और मैक्जिला हैं, अपर जा और लोअर जा, इसी में कैविटी, इसी में जो है टीथ पाए जाएंगे। इसी तरीके के डेंटिशन को बोलेंगे थीकोडोंट। तो ये हो गया थीकोडोंट। थीकोडोंट के बाद में अगर हम लोग दूसरा यहाँ पे देखें कि थीकोडोंट के अलावा जो दूसरा जो है, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि थीकोडोंट के अलावा जो डाईफायोडोंट है उसे जो है वो क्या चीज है? तो डाईफायोडोंट, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग में मेजॉरिटी ऑफ मैमल के साथ साथ में आप ह्यूमन बीइंग में भी देखते हैं कि जो टीथ हैं वो लाइफ में जो है 2 टाइप आते हैं, 2 सेट में आते हैं। आप कह सकते हैं इन ह्यूमन बीइंग टीथ आर अपीयर इन 2 सेट इन देयर लाइफ। पूरे लाइफ में टीथ जो है 2 बार में आते हैं। पहले वाले टीथ को, जो पहली बार में टीथ आता है उसे बोलते हैं जो है, उसे आप बोलते हैं मिल्क टीथ। उसे क्या बोलते हैं आप? मिल्क टीथ बोलते हैं। और जो दोबारा टीथ आता है उसे जो है बोलते हैं, दोबारा आने वाले टीथ को बोलते हैं एडल्ट टीथ बोलेंगे, या जो है उसे आप बोलते हैं परमानेंट टीथ। तो ह्यूमन बीइंग में अगर हम लोग टीथ की बात करें तो ह्यूमन के अलावा बहुत सारे ऐसे जो है इंडिविजुअल हैं, मैमल्स हैं, जिनमें लाइफ में 2 बार टीथ आते हैं। पहली बार वाले टीथ को, जो पहली बार टीथ आता है उसे मिल्क टीथ बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरी बार टीथ आता है, जो दूसरी बार टीथ आएगा, ठीक है, तो जो है जो दूसरी बार टीथ आएगा उसे जो है बोलते हैं परमानेंट टीथ या एडल्ट टीथ, ठीक है। पहली बार में टीथ का नंबर जो होता है वो 20 होता है और अल्टीमेट जो दूसरी बार कंप्लीट पूरे टीथ आ जाते हैं एडल्ट टीथ, जिसे हम लोग बोलते हैं टोटल नंबर वो होते हैं 32, ठीक है। तो ये हो गया डाईफायोडोंट। तो डाईफायोडोंट में अगर हम लोग देखें कि डाईफायोडोंट क्या चीज है, तो आप कह सकते हैं कि
टीथ टू टाइम appear teeth in their life। जीवन में 2 बार टीथ आते हैं। जो पहली बार आया उसे बोला गया मिल्क टीथ, और जो दूसरी बार आया उसे बोला गया एडल्ट टीथ। एक एक नाम इनके और हैं, अभी आप देखेंगे। मिल्क टीथ को डेसिडियस टीथ भी बोलते हैं और एडल्ट टीथ को जो है परमानेंट टीथ भी बोलते हैं। तो 2 बार में टीथ आने को इसी को बोलते हैं डाइफायोडॉन्ट। तीसरा जो टर्म है जिसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोडॉन्ट, तो हेट्रोडॉन्ट क्या चीज़ है, इस चीज़ को देखें भाई। ह्यूमन बीइंग में हम लोगों में टोटल 32 टीथ हैं। कितने हैं? 32 टीथ हैं। अब ये 32 टीथ, ये जो टोटल 32 टीथ हैं, ये टोटल 4 टाइप के हैं। कैसे हैं? 4 टाइप के, 4 तरीके के टीथ हैं, ठीक है, जिनमें ये चारों तरीके हैं। एक है इंसीजर, दूसरा है जो है कैनाइन, तीसरा टाइप है वो है प्रीमोलर, और जो चौथा टाइप है वो है मोलर। तो ये 4 तरीके की टीथ हैं, इसी को जो है बोला जाता है हेट्रोडॉन्ट। हेट्रो मतलब विषम या अलग अलग तरीके की। तो ये तीनों टर्म को यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि थीकोडॉन्ट क्या चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया, उसी के बारे में यहाँ पे अच्छी तरीके से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एक बार अगर आपसे पूछा जाए कि थीकोडॉन्ट क्या चीज़ है, तो आप कह सकते हैं कि थीकोडॉन्ट इज ए टाइप ऑफ अटैचमेंट। थीकोडॉन्ट इज ए टाइप ऑफ अटैचमेंट इन व्हिच ईच टीथ एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडॉन्ट, उसी को बोलते हैं थीकोडॉन्ट। अगर जो है पूछा जाए कि जो है डाइफायोडॉन्ट क्या है, तो आप बताएंगे 2 सेट ऑफ टीथ अपीयर इन देयर लाइफ। 2 सेट ऑफ टीथ अपीयर इन देयर लाइफ इन मैमल्स और ह्यूमन बीइंग। दिस डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफायोडॉन्ट, इसी को जो है डाइफायोडॉन्ट बोलेंगे, ठीक है। तो इसी सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर डिस्कस करें, जो अभी हम लोग देखे हैं, तो ईच टूथ एम्बेडेड पाया जाता है कहाँ पे? सॉकेट ऑफ जॉ बोन में, और ऐसे अटैचमेंट को यहाँ पे बोला गया थीकोडॉन्ट। क्या बोला गया? थीकोडॉन्ट। और केवल जो है बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग को भी इंक्लूड करें तो उनके लाइफ में 2 सेट आते हैं टीथ के। उसी को जो है एक पहला जो टीथ है उसे बोलते हैं टेम्परेरी मिल्क, जो पहली बार आएगा उसे बोलेंगे टेम्परे जो है उसे बोलेंगे टेम्परेरी या मिल्क टीथ या डेसिडियस टीथ बोलेंगे, ठीक है। और जो दोबारा आएगा, जो दूसरी बार में आता है और वो परमानेंट होता है, उसे आप एडल्ट टीथ बोलते हैं, ठीक है, रिमाइंड करिएगा इसे। अब जो है दूसरा देखा हम लोगों ने डाइफायोडॉन्ट। एन एडल्ट ह्यूमन है 32 परमानेंट टीथ। तब टोटल कितने हैं? 32 परमानेंट टीथ हैं, विच आर 4 डिफरेंट टाइप, और वो कैसे हैं? अलग अलग 4 तरीके से हैं। एक जो है इंसीजर हो गया, दूसरा हो गया कैनाइन, तीसरा हो गया प्रीमोलर, और चौथा हो गया मोलर। तो ये टोटल 4 अलग अलग तरीके के टीथ को इसी को बोलते हैं, जो है क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे आप जो है हेट्रोडॉन्ट कंडीशन। क्या बोलेंगे? हेट्रोडॉन्ट कंडीशन, ठीक है। अब बात आती है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें डेंटल फार्मूला क्या होता है, ठीक है, डेंटल फार्मूला क्या होता है। तो डेंटल फार्मूला को एक बार जो है अगर हम लोग समझें, तो अगर जो है हम किसी भी जॉ को बनाएं, सपोज करिए ये जो है ये हाफ जो है, ये मान लो अपर जहाँ को हमने बनाया, तो इसका जो हाफ है, आप कह सकते हैं हाफ, यहाँ पे जितने टीथ हैं हाफ में, ऐसे ही अगर हमने लोअर जॉ बनाया, तो लोअर जॉ में जो हाफ में टीथ हैं, इनके टोटल नंबर को हाफ ऑफ द लोअर एंड हाफ ऑफ द लोअर एंड अपर टीथ आर नोन एज, जो है उसी को हम लोग बोलते हैं डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूला में अगर देखा जाए क्या चीज आएगा, तो डेंटल फार्मूला में टीथ ऑफ हाफ ऑफ द लोअर एंड अपर जॉ आर नोन एज डेंटल फार्मूला। टोटल जितने भी टीथ हैं उसके आधे नंबर को अगर हम लोग इंक्लूड करेंगे, तो उसी को जो है हम यहाँ पे बोल देंगे कि वो हो जाएगा जो है डेंटल फार्मूला, ठीक है। तो डेंटल फार्मूला जो है अगर एक बार हम लोग यहाँ पे लिखें तो अभी क्लियर हो जाएगा। अगर एडल्ट का हम लोग डेंटल फार्मूला लिखते हैं, एडल्ट इंडिविजुअल का अगर हम लोग यहाँ पे डेंटल फार्मूला लिखें, तो आपको पता होगा अच्छी तरीके से। एडल्ट और चाइल्ड में हम लोग एक बार कंपेयर करते हैं, फिर आगे जो है हम लोग पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। एडल्ट और चाइल्ड दोनों में हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब